Hello everyone, welcome to today's analysis of the Hindu. विच सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोला था कि जो बंगाल के जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वो लोग मदद करेंगे एसआईआर में। अब वो हो गया है कि जो उसने बोला है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि उड़ीसा और झारखंड के भी जो जुडिशियल ऑफिसर्स होंगे वो मदद करेंगे। HPV ह्यूमन पैपिलोमाविरस वैक्सीनेशन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन, ये कैंसर से रिलेटेड है। इसका एक वैक्सीन है, तो उसी का ड्राइव है। इस सर्विकल कैंसर और ये सब का होता है, वुमेन में होता है। मतलब वो मतलब उसको प्रिवेंट किया जाता है। वो वैक्सीन जो टाइम पे ले लेते हैं ना, उनको वो प्रिवेंट हो सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द फ्लॉड SIR प्रोसेस मस्ट बी डिसाइडेड क्विकली। अब देखिए, ये हम लोग जब से SIR हो रहा है वो न्यूज़ में चल ही रहा है, तो इसमें वैसा कुछ खास नहीं, कुछ नया नहीं है। जो आप पढ़ोगे तो आपको कुछ नया मिलेगा। बात इसका बस हेडिंग आप ध्यान दो कि उस एक हम लोग आर्टिकल देखे थे गौतम भाटिया का, कि जो रियल क्वेश्चन था कि जो SIR प्रोसेस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, ये छोड़ के सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ कर रहा है। बस ये चल रहा है। Inglorious retreat, the court's failure to uphold directives on cow vigilantism is shocking. 2018 में गाइडलाइन दिया सुप्रीम कोर्ट जस्टिस थे दीपक मिश्रा कि जो काउ विजिलेंटिज्म और उसमें जो भी होता है वायलेंस जो करते हैं, तो बोले कि स्टेट और गवर्नमेंट और स्टेट्स उसको वो करे, उस पर ध्यान रखे, उसको रोके। अब कुछ 2-3 दिन पहले जो जस्टिस सूर्यकांत का बेंच है वो बोला कि भाई ये तो जनरल गाइडलाइन, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, तो जो भी ये केसेस हो रहे हैं इसको केस टू केस बेसिस पे देखा जाएगा। तो उसी पे दिया हुआ है कि ये थोड़ा एक मतलब अपना एक स्टेप बैक कर गया है सुप्रीम कोर्ट। एंड इसराइल विजिट इट्स स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक रीजनल इम्पैक्ट। अभी इसराइल गए मोदी जी, तो उसका लिख रहे हैं। कभी ब्राज़ील आया तो ब्राज़ील हो गया, मतलब जहाँ जब जो आएगा उस पर आएगा। पढ़ लीजिएगा, वैसा कुछ है नहीं इसमें। मेनली एक चीज़ जो ध्यान में देने का है ना, ये देखिए, इंडिया जो है वो इसराइल का लार्जेस्ट वो है आर्म्स इंपोर्टर। मतलब जो इसराइल से जो आर्म्स एक्सपोर्ट होता है उसका लार्जेस्ट इंपोर्टर इंडिया है। तो ये एक ध्यान रखने का चीज़ है। और दूसरा है कि इंडिया ने अब डीहाइफनेशन वो किया है, पॉलिसी अपनाया है। डीहाइफनेशन किससे? तो इसराइल और गाज़ा या पैलेस्टीन से। पहले क्या होता था, इसराइल पैलेस्टीन साथ में पड़ता था इंडिया। अब उसको अलग कर दिया कि ठीक है, ये इसराइल का हम लोग अलग पॉलिसी है और हम लोग का पैलेस्टीन से अलग हम लोगों का नेगोशिएशन होगा। लेकिन इंडिया आज भी 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करता है, ये ध्यान में रखिएगा। 2 स्टेट सॉल्यूशन मतलब एक इसराइल का स्टेट हो, एक पैलेस्टीनियन स्टेट हो। इंडिया स्टेट स्ट्रेटजी इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, ये CII के डायरेक्टर जनरल हैं। इन्होंने लिखा है कि अभी इंडिया जो है पहले थोड़ा मतलब अपना वो रहता था कि थोड़ा प्रोटेक्टिव रहता था ट्रेड डील्स को लेके, जैसे RCEP में हुआ। लेकिन अब वो इंगेज कर रहा है दुनिया को। UAE है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, US है, UK है, तो वो सबसे ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है और ये इकॉनमी को फ़ायदा करेगा। बस इसका ये वाला जो पार्ट है ना, द डील विद द US, इसको छोड़ दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है इसमें। The interim framework is designed to progressively reduce tariffs across a range of products, thereby facilitating greater Indian exports to the US market and enhancing overall market access. सबसे पहला बात तो ये है कि जो टैरिफ जो वहाँ पे ख़त्म हो गया है, उसके बाद तो ये ऐड ही नहीं करना चाहिए था ये पार्ट। मतलब अट्रैक्टिंग टैलेंट पोजीशन अब्रॉड, ये दीपांशु मोहन जो है ये लिख रहे हैं, जो वहाँ पे अभी H1B वीज़ा में कुछ वो उसमें फीस लगा दिया है $1 लाख का। तो वहाँ से लोग सोच रहे हैं कि वापस आएँ। अगर वापस आने का सोचें तो इंडिया में क्या चैलेंजेस हैं, तो उसमें 2-3 चैलेंजेस ये इंपॉर्टेंट देते हैं। सबसे पहला है मतलब लिविबिलिटी, मतलब जो शहर है, चाहे दिल्ली हो, बॉम्बे हो या बैंगलोर हो, उसमें आप रह सकते हो कि नहीं। दूसरा है स्पाउस का एम्प्लॉयमेंट, कि आपका जो स्पाउस होगा उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा कि नहीं। फिर एजुकेशन, आपका फैमिली को आप वहाँ पे रख सकते हो कि नहीं। ये 2-3 प्रॉब्लम दिया है और बस उतना ही है आर्टिकल में। द इवॉल्विंग नेचर ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, इसमें देखिए सबसे पहले स्टार्ट करता है कि पहले ट्रेड एग्रीमेंट्स नहीं होता था, उसके बाद फिर WTO बनता है, गैट आता है, WTO बनता है। तो उसमें 2 चीज़ होता है,
गैट के अंदर एक होता है MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन, कि आपने किसी नेशन को अगर कोई वो दिया है, फ़ायदा दिया है, तो वो सब नेशन को आप एक्सटेंड करोगे। फिर उसको अभी उसको एग्जेम्पशन के लिए MFN से आप एग्जेम्प्ट कर सकते हो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक कंट्री है या एक ग्रुप है, मिनीलैटरल हो गया, ऐसा कुछ हो सकता है। अब एक नया ये लेके आया है ट्रम्प, एग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल ट्रेड, तो वही यही तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है ब्रीफ में, कुछ वैसा खास नहीं है, आप छोड़ भी दोगे तो कुछ नहीं है। डज द डेटा एक्ट डाइल्यूट द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है अभी, इसका बस कंटेक्स्ट समझिए, केस जो चलेगा वो देखेंगे फिर कि RTI का जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उसमें आर्टिकल 8(1)J है, उसमें क्या दिया हुआ था कि जो जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है किसी के बारे में, राइट टू इन्फॉर्मेशन में आप किसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट जो ऐसा चीज़ है जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आप नहीं मांगिएगा, अनलेस कि कुछ सर्टेन मतलब आपको नहीं मिलेगा, सर्टेन ग्राउंड्स ही दिया हुआ है, वो एक दो ग्राउंड पे आपको हो सकता है कि मिल जाए। लेकिन देखिए क्या लिखा है कि RTI एक्ट स्टिपुलेटेड, मतलब सेक्शन 8(1)J ऑफ द RTI एक्ट स्टिपुलेटेड दैट इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पर्सनल इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच हैज नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट और विच वुड कॉज अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल नीड नॉट बी प्रोवाइडेड। तो इसमें क्या बोल दिया कि ठीक है, जो आपको जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ऐसा चीज जो पब्लिक डोमेन में उसका कोई काम नहीं है या जो अनवारंटेड इन्वेजन करेगा प्राइवेसी में, उसको आप वो डिस्क्लोज नहीं करिएगा। लेकिन उसके अलावा अगर कोई फॉर एग्जांपल पब्लिक ऑफिशियल है और उसका कोई पर्सनल ऐसा इंफॉर्मेशन है जो पब्लिक डोमेन में इंपॉर्टेंट है, जो जनता के लिए, जैसे कोई फॉर एग्जांपल कहीं का कोई ऑफिसर है, उसका एसेट, कितना एसेट है उसके पास, पूछ सकता है कोई भी। तो ये पहले इसको वो अलाउ करता था कि ठीक है यार वो पब्लिक डोमेन में उसके लिए अगर इंपॉर्टेंट है तो अलाउ करो। अब जो DPDP एक्ट आया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें एक सेक्शन हुआ 44(3), इसने क्या किया कि 8(1)J को पूरा नल एंड वॉइड कर दिया। उसने क्या किया कि ये जो भी लिखा हुआ था ना, द डिस्क्लोजर ऑफ विच हैज नो रिलेशनशिप, ये सब हटा दिया कि अब एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी गिवन, मतलब 8(1)J में के अंतर्गत के अंडर कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा सकता है। तो उसी में केस चल रहा है कि थ्रू अ सेक्शन इन द हैज बीन रेफर्ड टू अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो अभी वो चलेगा ही, अभी वैसे बस कंटेक्स्ट ध्यान में रखिएगा। राइज ऑफ ब्लू, पता नहीं ब्लू कलर पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। अब ये है सिम बाइंडिंग। सिम बाइंडिंग क्या होता है कि आपने अपने फ़ोन में सिम लगाया, नहीं आपने लगाया भी नहीं, या आपके पास एक टैब है जिसमें आप सिम नहीं डाल सकते, तो आपके पास फ़ोन है जिसमें फॉर एग्जांपल आपके पास वो वाला है जो जिसमें कीपैड होता है, आपने उस टैब में सिम वो व्हाट्सएप इंस्टॉल किया, आपने OTP मंगाया, आपके पास आ गया, आपने OTP टैब में डाला और टैब में आपका व्हाट्सएप चल गया। सिम आपका फ़ोन में लगा हुआ है और व्हाट्सएप आपका टैब में चल रहा है, तो ये अभी चलता है, ये अभी हो रहा है। सिम बाइंडिंग क्या है कि आपका जिस डिवाइस में वो सिम लगा हुआ है उसी डिवाइस में आपका वो व्हाट्सएप चलेगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो टेरर जो ये होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जो भी ये मैसेजिंग ऐप्स हैं ये फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, सिम निकाल के फेंक देते हैं, ताकि वो ट्रैक करना उनको मुश्किल हो जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा उसके लिए। अब देखिए फिर बहुत लोग बोलेंगे कि गवर्नमेंट इसका मिसयूज़ करेगा। मिसयूज़ तो हर चीज़ का ही हो सकता है ना, लेकिन अगर कोई चीज़ अगर ज़रूरी है तो ज़रूरी है। ट्राईबैक्स ऑप्शन ऑफ ऑल अवेलेबल स्पेक्ट्रम, अब इसमें दिया हुआ है कि कुछ अच्छा 600 मेगाहर्ट्ज़ को एक्सक्लूड कर रहा है। ये क्या है, स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम होता है मतलब बेसिकली वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो कि जैसे ट्रेन का वो चलता है ना, मतलब ट्रेन का रूट होता है ना, ट्रैक होता है ना, वैसे ही ये स्पेक्ट्रम वही है। ट्रैक पे ट्रेन चलता है, इसमें डेटा चलता है। ये डेटा कैसे चलेगा? तो रेडियो वेव्स के थ्रू। अब अगर आपका सर्टेन मेगाहर्ट्ज़ है और तो वो जिसको दे दिया है, जिस कंपनी को,
एक फ्रीक्वेंसी होगा, वो उसके लिए बिडिंग होगा और वो एक कंपनी को दे दिया जाएगा, वो उसका जो कम्युनिकेशन होगा वो उसी फ्रीक्वेंसी में होगा। अब ये बिडिंग कैसे होता है कि एक बेस प्राइस तय कर दिया जाता है कि ठीक है, प्रीवियस जो डिमांड हुआ है ऑक्शन का, जो पहले का प्राइस है स्पेक्ट्रम का, ये सब को देख करके और इन्फ्लेशन जो दिमाग में आता है वो लोग को, वो एक देख के एक बेस प्राइस लगा देते हैं। उसके पास बाद फिर ऑक्शन स्टार्ट होता है, बिड करते हैं, ये बिड करेगा, वो आउटबिड करेगा, फिर ये बिड करेगा, आउटबिड करेगा, ऐसे करके एक जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको मिल जाएगा। अब इसमें आप एक वर्ड देखिएगा, रेडियो वेव्स। ये रेडियो वेव्स क्यों यूज हो रहा है वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए? क्योंकि रेडियो वेव्स जो है बहुत दूर तक ट्रैवल करता है और उसको वो नहीं चाहिए, कोई मीडियम नहीं चाहिए। वो जैसे साउंड है ना, साउंड वेव क्या है, उसको मीडियम चाहिए। अगर वैक्यूम है तो आप साउंड नहीं सुन सकते, रेडियो वेव में ऐसा नहीं है, वो ऐसे ही ट्रैवल करेगा। दूसरा, ये जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी में आता है तो इसमें अलग अलग अमाउंट ऑफ डेटा आप फीड कर सकते हो। अगर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है तो उसमें हायर अमाउंट ऑफ डेटा जाएगा, तो उसमें आप 5G के लिए यूज़ करोगे। कोई लोअर ऐसा कुछ कोई फ्रीक्वेंसी है जिसमें कम अमाउंट ऑफ डेटा होगा तो आप 4G के लिए 3G के लिए यूज़ करोगे। तो ये आप यूज़ कर, ये समझ में, ये दिमाग में रखिएगा कि जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है उसमें रेडियो वेव्स यूज़ होता है। अब रेडियो वेव्स और कहाँ यूज़ होता है? सबसे जो आप ध्यान में रखिएगा, स्पेस से रिलेटेड है तो रेडियो एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं उसको। रेडियो टेलीस्कोप्स होते हैं, वो रेडियो वेव्स पकड़ते हैं। जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज होते हैं ना, वो भी रेडियो वेव्स एमिट करते हैं। तो उसको रेडियो टेलीस्कोप वो करते हैं, ग्रैब करते हैं। वो एंटीना रहता है, वो आप सर्च करोगे वो एंटीना जैसा बना रहता है, उसमें वो नहीं रहता है, वो लेंस वेंस नहीं रहता है। फिर वाईफाई यूज़ करता है रेडियो वेव्स। तो ये आप ध्यान रखिएगा ये सब। सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस प्ली टू रिमूव आधार, यही हो रहा है, यही वो गौतम गौतम भाटिया ने लिखा था कि जो रियल जो उसका क्वेश्चन था वो नहीं हो रहा है, यही चल रहा है बस। ये वो पॉक्सो लगा देता ना उस नेता पे। तृणमूल बीजेपी सेंटर अप्रूव्स कंस्ट्रक्शन ऑफ 5000, मणिपुर में है ये, अच्छा एक इनिशिएटिव है। मोदी जी को मणिपुर में आने के लिए इनवाइट किया है। मोदी जी इजराइल विजिट फेसेस हेडविंड्स। अब क्या क्या हेडविंड्स है? सबसे बड़ा हेडविंड तो देखिए क्या है कि वहाँ पे जो है अभी सिचुएशन ठीक नहीं है मिडल ईस्ट में। अमेरिका का वहाँ पे फ्लीट पहुँचा हुआ है, किसी भी मोमेंट वो जो ट्रम्प है वो उसका कुछ है नहीं सही गलत का कुछ उसको अंदाज़ा, वो अटैक कर दे, बॉम्ब मार दे। ईरान भी ऐसा देश है जो, क्योंकि वो एक वहाँ पे मिडल ईस्ट में वो सुन्नी मेजॉरिटी है ना, तो वो उस वे में अपने आप को लीडर मानता है। अगर उसको वो अटैक करेगा तो वो खुद के एक तरह से लीडरशिप पे वो देखेगा कि हम पे हमला हो रहा है। जैसे सऊदी अरब अपने आप को सुन्नी वर्ल्ड का लीडर मानता है। तो एक तो वो चीज़ है कि अभी जब इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने एम्बेसी ने बोला है कि भाई सब ईरान छोड़ के भाग जाओ, ईरान इसराइल ये सब में वोट दे रहे हैं कि आप यहाँ पे मत रहिए, तो तब मोदी क्यों जा रहे हैं? दूसरा, एक ये जो है नेतन्याहू है, ये एक हेक्सागोनल अलायंस शायद अनाउंस करेगा जिसमें इंडिया, ग्रीस, साइप्रस, अननेम्ड अरब, अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज है, अगेंस्ट बोथ रेडिकल सुन्नी एंड शिया एक्सिस। मतलब सुन्नी को लीड कर रहा है सऊदी अरेबिया, शिया को लीड कर रहा है ईरान। अब इसमें सीन टू बी टारगेटिंग किसको कर रहा है? ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, कतर। तो इसमें आप देखिए कि अभी सऊदी अरब और जो यूएई है उसका भी झगड़ा चल रहा है, ये भी हम लोग डिस्कस किए हैं। और अभी जो इजराइल है उसका अरब वर्ल्ड से झगड़ा है। मतलब आप ओवरऑल देखिए कि एक तरफ इजराइल है और एक तरफ अरब वर्ल्ड है, और अरब वर्ल्ड में भी अपने आप में झगड़ा चल रहा है, अरब अरेबिया और सऊदी अरेबिया और यूएई में। उसके अलावा ईरान है, ईरान का इन लोग से झगड़ा चल रहा है। तो 3-4 पार्टी घोलमेल मचा हुआ है। तो वही है कि मोदी जी अभी क्यों गए हैं? अब ठीक, वो प्रधानमंत्री हैं, वो उनका डिसीजन है। कांग्रेस लैंड्स पीएम्स इजराइल विजिट। मीट रिस्ट्रिक्शन में बिहार में जो स्कूल्स के पास मीट को बेचना मना कर दिया है। देखिए सेवा तीर्थ में अब काम स्टार्ट हो गया है। पार्लियामेंट्री, ये इसको बोलते हैं खुद का पीठ थपथपाना। पार्लियामेंट्री पैनल पासेस रेजोल्यूशन प्रेजिंग एआई समिट। क्या है यार,
PM sold India to US to save his image। PSLV जो 2 रॉकेट था, आई थिंक C-62 और C-61, हाँ ये दोनों फेल हुआ था। तो उसमें अभी ये बोला है कि एक कमेटी बनेगा, मतलब कमेटी प्रूव करेगा, इसरो ये बोला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो गगनयान जो मिशन है ना उसको भी थोड़ा पोस्टपोन किया है कि थोड़ा और चेक्स वो देखेगा कि ठीक है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन इंस्टॉलेशन ऑफ ईवी चार्जर्स इन ग्रुप हाउसिंग। तो अभी वो सुप्रीम कोर्ट ये कितना टाइम है और देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की ईवी चार्जिंग लग रहा है कि नहीं। द हिंदू, MP फ्लैग्स अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स फॉर नॉर्थ ईस्ट। ये उसका डेरेक ओब्रायन है ये। अभी देखिए कुछ दिन जब तक ये पार्लियामेंट ये वाला चलेगा ना बजट सेशन, तब पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का ये आते रहेगा क्योंकि वो अभी काम करते हैं वो लोग। तो अभी कोई मेंबर कुछ मूव करेगा, कुछ एक्सेप्ट कर कुछ होगा। जैसे कुछ दिन पहले वो कल या परसों था कि वो फॉरेन अफेयर्स वाला जो कमेटी है जिसमें शशि थरूर वो हैं चेयरमैन है, तो उसने बोला कि उसमें क्वेश्चन उठा था कि अभी क्यों जा रहे हैं वहाँ पे इसराइल। तो अभी ये चलते रहेगा कुछ दिन। IT सेल ऑफ ड्रैग्स डाउन इंडाइसेस, सेंसेक्स शेड्स ओवर 1000 पॉइंट्स। हो क्या रहा है IT सेक्टर में? IT सेक्टर जब से ये देखा है ना कि AI का जो डिसरप्शन आ रहा है, उसके बाद ये डिक्लाइन होते जा रहा है। खास करके जब से वो कंपनी का नाम नहीं याद है, लेकिन वो उसका वो था क्लाउड कोवर्क। वो जिस दिन अनाउंस हुआ था उसके अगले दिन IT सेक्टर्स का ये जो इंडिया में जो भी है TCS और ये सब इन्फोसिस, ये लोग का स्टॉक गिरा था। दूसरा क्या हो रहा है, जो ट्रेड अनसर्टेनिटी है। अभी यूएस जो है वो इंडिया का बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है सर्विस एक्सपोर्ट का, और सर्विस में IT सर्विस बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे अगर अनसर्टेनिटी होगा तो इंडियन IT कंपनीज पे असर पड़ेगा, तो वो उनके स्टॉक्स पे भी असर पड़ेगा। इंडिया AI, इंडिया मस्ट कंटेंट विद बेसिक कंस्ट्रेंट्स। बेसिक कंस्ट्रेंट क्या क्या है AI का? जो सबसे पहला तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जो GPU यूज़ होता है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, वो अब इतना ज़्यादा उसमें वो हो रहा है ना, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, इतना ज़्यादा उसका डेटा वो रिक्वायरमेंट है AI का। जैसे अगर ये वीडियो होगा, इसका कितना होगा, ये 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो 1-1.5 GB का होगा। और अगर हम वो यूज़ कर ले AI को, ChatGPT अगर हम यूज़ कर ले आधा घंटा, वो जो वॉइस का होता है, वो पता नहीं कितना GB का ले लेगा, उसका कितना उसका डेटा यूज़ हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा है कि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, अगर इंडिया में ये GPU सेटअप होता है तो उसका प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद एक दिया हुआ था ह्यूमन कैपिटल का, दिया हुआ था कि ह्यूमन कैपिटल इंडिया में कुछ हद तक प्रेजेंट है। जो इसमें पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से जो क्या है कि ह्यूमन कैपिटल इंडिया में है AI के लिए। इंडिया में मतलब किसी भी चीज़ के लिए इंडिया में जो ह्यूमन कैपिटल है वो है। उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, जो अभी वो जो एक वो था, जो ये वाला जो है अट्रैक्टिंग टैलेंट पोजीशन अब्रॉड, इनका भी वो आर्ग्यूमेंट है कि इंडिया में प्लेटफॉर्म का कमी है, कि इंडिया अगर प्लेटफॉर्म देगा ना तो इंडिया में लोगों का कमी नहीं है। वो केवल AI से रिलेटेड नहीं है, ये हर चीज़ में है कि जो किसी भी चीज़ में अगर चाहिए तो इंडिया में वो चीज़, टैलेंट पूल अवेलेबल है, लेकिन उसको यूज़ करने के लिए फॉर्मर पिटिशन हुआ। ये एप्स्टीन केस चल ही रहा है। तारिक रहमान, अभी उसका कुछ अंडर प्रेशर ईरान वर्क्स टाइट रो बिटवीन। ईरान क्या कर रहा है, ओमान के मीडिएशन में वो बात भी कर रहा है US से, और ये भी बोल रहा है कि ईरान पे अगर बॉम्ब वॉम्ब मारोगे तो हम भी मार देंगे। ईरान के पास सिंपल है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बॉम्बिंग स्टार्ट कर दे, वो पहले कर चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। वो जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बहुत सारा ऑयल जाता है, क्योंकि उधर ये जो बहरेन है, कतर है, ये लोग इधर से ही निकलते हैं। अगर उधर जाएंगे पर्शियन गल्फ में, सॉरी पर्शियन गल्फ में, रेड सी अगर जाएंगे तो उस साइड वो पूरा सऊदी को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। इधर से निकलते हैं और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अटैक करना चालू कर देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को।
एक न्यूज़ है ये कि साइंटिस्ट्स कंफर्म HIV कैप्सिड इज़ अ गुड ड्रग टारगेट डिस्पाइट रेजिस्टेंस। देखिए क्या होता है ना कि HIV इतना ये इसको टैकल करना इसलिए हार्ड है क्योंकि ये अपना वो बनाते रहता है। जैसे अगर आप सिंगल ड्रग यूज़ करोगे ना तो ये अपना रेजिस्टेंस तुरंत बनाता है और फिर उसको इवॉल्व कर जाता है। तो मल्टी ड्रग इसमें यूज़ होता है। तो मल्टी ड्रग मतलब एक से ज़्यादा ड्रग्स उसको यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ होता है। अभी ये लोग क्या एक नोटिस किए, एक प्रोटीन है इसमें। प्रोटीन आपको पता होगा कि वो जो RNA होगा, फिर उससे अमीनो एसिड बनता है DNA से, फिर प्रोटीन बनता है। ह्यूमन बॉडी में भी हर चीज़ में प्रोटीन है। तो HIV का एक प्रोटीन है कैप्सिड, जो इसका आउटर लेयर इसको प्रोटेक्ट करता है आउटर एनवायरनमेंट से। अब ये जो बोला है कि ये अपने आप को म्यूटेट करता है, तो ये क्या बोल रहा है ये आर्टिकल कि सर्टेन लेवल तक ही वो म्यूटेट कर सकता है, उसके बाद अगर वो म्यूटेट करेगा ना तो उसका एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा। तो कैप्सिड प्रोटीन जो है ये एक ऐसा चीज है जिसको वो एक लेवल के बाद म्यूटेट नहीं कर सकता है, नहीं तो उसका एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा। तो अब जो ड्रग आया है, एक नया ड्रग आया है, उसको ये लोग ट्राई कर रहे हैं, उसको ये लोग वो किए हैं, लेना कैपेवीर वो नाम है दवा का। वो कैप्सिड को अटैक करता है, मतलब बेसिकली उसका एग्जिस्टेंस पे वो मार रहा है। अब क्या होगा कि उसके किसी और पार्ट पे जब ड्रग अटैक कर रहा था तो वो पार्ट मतलब ऑल्टरेबल था कि ठीक है ऑल्टर कर भी देगा ना अगर वायरस HIV तो वो चल जाएगा। कैप्सिड को एक लेवल तक ही वो ऑल्टर कर पाएगा। तो ये जो अब देखिए HIV को ठीक नहीं किया जाता, उस वायरस को बस ऐसा एक्टिव होने से रोका जाता है एक तरह से बोले तो, कि वो एड्स में ना बदले। तो उसको वो दबाने में मदद करेगा वो जो भी वो दवा है, और ये कैप्सिड के को अटैक करके करेगा ये। उसके बाद रीजनल में कुछ हर दिन की तरह कुछ भी नहीं है, JNU वेन्यू का है। अब प्रोटेस्ट एट AI समिट, इसमें ठीक है, एंटी बांग्ला। केरल का नाम केरलम हो गया है, वो कहीं दिया हुआ है, होने वाला है कैबिनेट का यहाँ दिया हुआ है, यूनियन कैबिनेट नॉट फॉर केरला टू बिकम केरलम। ये साहब हैं, ये कल बोले थे कि डन डील है, सीट शेयरिंग है, UPSC से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अब बोल रहे हैं कि मिड मार्च तक खत्म होगा। पता नहीं क्या। राजस्थान प्रोहिबिट्स खेजरी ट्री जो होता है, वो जो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स होता है ना, उसमें खेजरी ट्री मिलता है। ये 12th या 11th के ज्योग्राफी में होगा, ह्यूमन ज्योग्राफी में, ह्यूमन नहीं, वो जो फॉरेस्ट और ये सब का एक चैप्टर है उसमें। माओइज्म पे ये एक हमारे हीरो साहब हैं, शिव शंकर नायक, 6 पुलिस मेडल्स मिला है इनको। तो वही जो अलग अलग जो स्टोरीज है उसके ऊपर कुछ दिया हुआ है, बढ़िया आर्टिकल है। केरला स्टोरी डेट टोल 4 सीनियर माओइस्ट 5000। बस आज कुछ नहीं, इतना ही है। तो बस वही याद रखिएगा, स्पेक्ट्रम का रेडियो वेव यूज़ होता है, जो डेटा AI है उसका GPU। अब वो और क्या हो रहा है ना कि जो ये चीज़ है, जो GPU और ये सब है, इसके कारण प्राइस बहुत बढ़ रहा है। लैपटॉप कंप्यूटर ये सब का भी प्राइस कुछ बढ़ने वाला है शायद, या बढ़ भी चुका है। तो आज बस इतना ही है, बाकी कल का न्यूज़ आएगा न्यूज़पेपर तो देखते हैं। और वो एक ध्यान में रखिएगा कि वो केस को फॉलो करिएगा जो RTI और उसका है, DPDP एक्ट का। ठीक है, थैंक यू।